हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं सीटेट में। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के विकास का क्रम। पहला ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पैरों से सिर की ओर होता है, हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि अमूर्त से मूर्त की ओर होता है। ये बात तो गलत है, क्योंकि हमारा विकास का क्रम जो होता है मूर्त से, ये कोई सिद्धांत ही नहीं है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कि विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट का मतलब ये है कि पहले हम पूरी बॉडी सेंटर, ठीक है, फिर हम किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पे नियंत्रण कर पाते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन है वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। तर्क है बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कथन और तर्क दोनों ही सही हैं, क्योंकि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं और उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले बच्चों से। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च आय वाले बच्चे उनकी रहन सहन और उनका बचपन अलग है, और जो निम्न आय वालों परिवार से हैं उनका बचपन अलग है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो रहन सहन का ढंग है, सब दोनों बच्चों का, जो उच्च आय वाले हैं और निम्न आय वाले हैं, उन लोगों का रहन सहन और आर्थिक नीड भी अलग अलग है। ठीक है, इसका तर्क है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि हर बच्चे का बचपन अलग अलग होता है और ये सार्वभौमिक नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पहला नंबर की ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? शीर्षगामी, समीपद, दूराभिमुख, सामध्यारण, संरक्षण। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है फ्रेंड्स कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ा का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर टू पेरिफेरल सिद्धांत काम कर रहा है, क्योंकि एक बॉल पकड़ेगा, ठीक है, फिर एक चिमटी पकड़ने का इस्तेमाल करेगा। तो चिमटी पकड़ेगा तो स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक विकास का सिद्धांत जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समीपस्थ दूरस्थ, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। तर्क है बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे कथन और रीजन दोनों सही लग रहे हैं, क्योंकि बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी और कौशल, मूल्य, रीतियाँ केवल फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल अभिभावकों से सीखते हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। वो हर जगह से सीखते हैं। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है, ये भी गलत हो गया कि सामाजिकरण बहुआयामी है। हर जगह से सामाजिकरण होता है, परिवार से, मीडिया से, स्कूल से। ठीक है, यहाँ पे एक सरल व रैखिक प्रक्रिया नहीं है कि एक लाइन से सीख रहा है, ये बहुआयामी से है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि दोनों गलत हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं
और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों सेकेंड नंबर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे प्रतीकों का प्रयोग करने लगते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस दिखाने लगते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब यहाँ पे यह है कि बच्चों को जो भी हम कोई भी चीज़ यदि छुपा देते हैं तो फिर वह उसको ढूंढ निकालते हैं जाके कि कहाँ रखा गया है ये चीज़। तो ये एक्टिविटीज़ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। और यहाँ पे परिवर्तनशीलता, तो रिवर्सिबिलिटी की जब परिवर्तनशीलता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है और वस्तु स्थायित्व पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए, परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला। हमें जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को कुछ रियल की चीज़ों को दिखाएंगे, उन्हें आइडियल विजुअल TML का उपयोग करेंगे। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को उसे रियल में दिखाएंगे तो मूर्त रूप में दिखाएंगे तो बच्चे सरलता से सीखेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाठ का सही उदाहरण क्या है? सवालों के जवाब बताना, संकेत एवं इशारे देना, भौतिक पुरस्कार देना, उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना। यहाँ पे पाठ का मतलब होता है कि सहायता करना, बच्चे का सहायता करना जिससे कि वह अपनी संभावित क्षेत्र के ऊपर की स्थिति को प्राप्त कर सके। ठीक है, यहाँ पे संकेत व इशारे देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बच्चा जो चीज़ नहीं कर पा रहा है, जो चीज़ उसको करने के लिए असहाय है, यदि थोड़ा सा उसको सहारा दे सकते हैं, संकेत इशारा देके उसे एक कदम और आगे गतिशीलता प्रदान कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगस्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है, ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। तो लेव वाइगस्की मानते थे कि लेव वाइगस्की ये मानते थे कि यदि हम सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से बच्चों को सिखाएंगे, मतलब सोशल इंटरेक्शन से बच्चों को सिखाएंगे, तो वे बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि फोर्थ नंबर हमारा सही हो जाएगा। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में सहायता है। यदि हम उसको मदद करेंगे, बच्चों को इसके फोल्ड करेंगे, तो वह अच्छी तरीके से सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लॉरेंस कोहरबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी हैं, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हों। ऑप्शन है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त कि लॉरेंस कोहरबर्ग ने यह बताया है कि सबसे पहले अपनी ज़रूरतें नहीं, मतलब जो न्याय है, जो मानवाधिकार है, वह
फर्स्ट नंबर पे है, भले ही वह सामाजिक कानून के विरुद्ध ही क्यों ना हो। तो यह जो धारणा है फ्रेंड्स, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत 6 लेवल है, जो कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास का, यह सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें व्यक्ति यह सोचता है कि जो नियम और कानून है, यदि वह न्याय और मानवाधिकार के विरुद्ध है तो उनमें परिवर्तन जरूरी है। उन मानवाधिकार और न्याय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि सामाजिक कानून के नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। तो प्रगतिशील शिक्षा, यहाँ पे सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा यह बताता है कि बच्चे समूह में ग्रुप लर्निंग करें और सोशल इंटरेक्शन के द्वारा ही कुछ सीखेंगे। प्रगतिशील शिक्षा इस पर फोकस करता है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्नर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। तीसरा है, उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। चौथा है, एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरों वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हार्वर्ड गार्नर के अनुसार, हार्वर्ड गार्नर जो है वो बुद्धि के सिद्धांत दिए थे, बुद्धि के मतलब प्रकार दिए थे। तो हार्वर्ड गार्नर ने बताए थे कि बुद्धि, एक व्यक्ति में बुद्धि कई तरह की हो सकती है, हर व्यक्ति में बुद्धि अलग अलग तरह की हो सकती है। बुद्धि सिर्फ एक तरह की नहीं होती है, बुद्धि विविध प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हार्वर्ड गार्नर यही बताए थे कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किसी भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? फर्स्ट है हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा संस्कृत, चौथा है मातृभाषा, घर की भाषा। यहाँ पे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह मातृभाषा और घर की भाषा पे बल देती है। कोई भी यदि नीति जो है कि बहुभाषावाद, घर की भाषा को बल देती है, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं विभिन्न प्रकार के माहौल से आते हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से आते हैं, तो उनकी भाषाओं में कुछ न कुछ मातृभाषा अलग अलग होती है। तो उन मातृभाषाओं को हम अपने विद्यालय में ऐड करेंगे, उन्हें समावेशन में मदद मिलेगा और उनके सीखने की प्रक्रिया में भी सुगमता पूर्वक सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं? व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे व्यवस्था है कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष। और सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होता है और ग्रुप लर्निंग होती है, जिससे बच्चा एक दूसरे से डिस्कस करके सीखते हैं और समूह में बैठ के डिस्कस करते हैं और अपने बातों को शेयर करते हैं और सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? पहला नंबर है मानकीकृत व एक समान, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, संलग्न व संदर्भित। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख के हम किसी भी कक्षा में संलग्न व संदर्भित पाठ्यक्रम का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, ऐसी शिक्षा शास्त्र को ऐड करना चाहिए। मानकीकृत व एक समान ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए
सिर्फ एक ही कैरिकुलम दे देते हैं। पूरी तरह से परीक्षाओं पर आधारित ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स, पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित ये भी नहीं होगा। सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। संलग्न और संदर्भ में बच्चों को हम उनके कॉन्टेक्स्ट में रह के और उनके संदर्भित यदि कुछ ऑप्शन सुझाएंगे और उन्हें पढ़ाएंगे तो वे बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो यहाँ पे 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो मूल्यांकन करने की उद्देश्य है वह बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है कि बच्चे की प्रगति किस प्रकार की हो रही है, वो सीख रहे हैं कि गिरावट आ रही है उनके सीखने की प्रक्रिया में, और वो सीख रहे हैं तो कौन कौन से उनके सीखने की प्रक्रिया को प्रोग्रेस करने के लिए विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।